नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की तबीयत आज अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल ने बयान जारी कर बताया कि उनकी हालत स्थिर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल हीराबा का हालचाल जानने के लिए यूएन मेहता अस्पताल पहुंचे। उधर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की मां हीराबा की तबीयत मंगलवार को बिगड़ गई थी और इसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार के सभी लोग अस्पताल में मौजूद हैं। हीराबा को कफ की शिकायत थी। पीएम मोदी अस्पताल पहुंचे और मां से मुलाकात की। प्रशासन ने अस्पताल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा की चूक का आरोप लगाया है। इसे लेकर कांग्रेस महासचिव ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल की सुरक्षा में चूक की बात कही। कांग्रेस ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस राहुल की सुरक्षा के मुद्दे पर पूरी तरह विफल रही है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि जैसे ही यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंची, उसके बाद कई बार राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध लगी और दिल्ली पुलिस भीड़ को काबू करने में और उनके चारों ओर के सुरक्षा के घेरे को मेंटेन करने में असफल रही। तो राहुल गांधी के सुरक्षा के घेरे में चूक को लेकर गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। कांग्रेस महासचिव ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली पुलिस राहुल गांधी की सुरक्षा को मेंटेन करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही, विफल रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलनों के सफल आयोजन के लिए उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और अफसरों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में भारत को विश्व के बड़े राष्ट्रों के समूह G20 की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त हुआ है। उधर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को ईडी की टीम ने 14 दिनों की कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद बुधवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को न्यायिक अभिरक्षा में हिरासत में लेकर बांदा जेल भेजने का आदेश पारित किया है। मामले में अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। वहीं कोर्ट परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में माफिया मुख्तार अंसारी ने शायराना अंदाज में अपने विरोधियों पर सियासी कॉमेंट भी किया। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा ईडी को सौंप दिया है। हालांकि सोरेन द्वारा दिए गए ब्यौरे को ईडी ने गोपनीय बताते हुए उसकी जानकारी देने से इनकार किया। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि ब्यौरे की जांच अभी नहीं की गई है, जांच के बाद ही मामले में कुछ कहा जा सकता है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ब्यौरे में वही सारी जानकारी और संपत्तियों का जिक्र है जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी हलफनामे में दी है। वहीं ब्यौरे के आधार पर ईडी आगे की कार्रवाई तेज कर सकती है। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से मिल रही है, जहां पर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। ओबीसी आयोग का गठन कर लिया है यूपी सरकार ने। सीएम योगी ने गठन किया है। कल सीएम योगी ने भी की थी घोषणा। आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ओबीसी आयोग का गठन कर लिया गया है यूपी सरकार के द्वारा। दरअसल हाईकोर्ट में जब बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव करे जाने की बात कही, शिकस्त मिली एक तरह से कहें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से सरकार को, और इसको लेकर आनन फानन में अब ओबीसी आयोग का गठन कर लिया गया है सरकार के द्वारा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ओबीसी आयोग का गठन किया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इंडिया वॉइस पर। ओबीसी आयोग का गठन कर लिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जानकारी साझा की है। अखंड प्रताप शाही से जानकारी के लिए जुड़ गए। अखंड, ओबीसी आयोग का गठन हो गया, क्या जानकारी? बिल्कुल, ओबीसी आयोग का गठन हो गया है। ये नगरीय निकाय चुनाव के निमित्त ये गठन किया गया है और राज्यपाल से इसकी संस्तुति दी गई है। राज्यपाल को संस्तुति के लिए भेज दिया था, इसकी संस्तुति भी बताया जा रहा है कि हो गई है। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो ये गठन किया है उसमें पूर्व न्यायिक न्यायमूर्ति रहे हैं आर्य सिंह, राम अवतार सिंह, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसके अलावा 4 और सदस्य बनाए गए हैं, जिसमें 2 आईएएस और 1 रिटायर्ड आईएएस, 1 आईएएस वर्तमान मौजूदा आईएएस और 2 एडवोकेसी से जुड़े हुए उस फील्ड से जुड़े हुए 2 व्यक्ति उसमें शामिल किए गए हैं। तो कुल मिला के ये कि ये जो आयोग है ये नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेके जो भी योजनाएं बनाएगा, जो अपनी तैयारी करेगा, उसके मद्देनजर उस तक सीमित होगा। और इस आरक्षण को जिसके चलते नगर निकाय चुनाव की बात हो रही थी, जिस पर हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था, अब उसके मद्देनजर ये सरकार को मशवरे उपलब्ध कराएगा या सरकार को रिपोर्ट पेश करेगा कि किस तरीके से आरक्षण को लागू किया जाए। जी, इसके साथ ही अखंड ये ओबीसी आयोग जो गठित किया गया है, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को भी अपनाएगा क्या? क्योंकि कहा था कि ओबीसी आरक्षण तब लागू होगा, पहले ओबीसी आयोग का गठन कीजिए, फिर ट्रिपल टेस्ट से उसे गुजरना होगा, फिर उसके बाद ओबीसी आरक्षण तय होगा, या फिर सरकार का रुख क्लियर है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना ही है सरकार को? देखिए, अब ये पूरी तरह से आयोग के ऊपर होगा कि आयोग से क्या अपेक्षा की गई है, आयोग किस तरीके से काम करेगा। ये अभी विस्तृत रिपोर्ट इसके अभी नहीं दी गई है। आयोग कब से काम करना शुरू करेगा, कल से काम करना शुरू करेगा। हालांकि प्रभाव में आज ही की डेट दी गई है कि आज से ये प्रभावित हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो आज की स्थिति से उन्होंने पद धारण करने की तिथि से 6 माह के लिए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है, ये जो पद ग्रहण करेंगे उसके बाद से ये बात होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में अब जो रास्ते निकालने की बात है कि चुनाव में किस तरीके से चुनाव कराना है, तो कराना है ओबीसी आरक्षण का जो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला है उसके तहत कराना है, या उसमें बीच में कोई रास्ता और कानूनी तरीके से निकाला जा सकता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वो वाली स्थिति कोई ऐसी होगी, ऐसा कोई तरीका निकाला जा सकता है। ये सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो। तो अगर चुनाव इतनी जल्दी करानी है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन न हो या कोर्ट के आदेश की अवहेलना न हो। ये तमाम चीजें हैं जो अभी देखनी होगी। और बहरहाल अब देखना यह है कि आयोग का गठन होने के बाद जब पद ग्रहण होते हैं करते हैं आयोग के सदस्य, तो उसके बाद किस तरीके से आयोग काम करता है और क्या कुछ रास्ते निकल कर सामने आए। बहुत शुक्रिया आपका अखंड, तमाम सारी जानकारी के लिए। उधर बिहार में दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है और इसी बीच पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद अपने परिवार के साथ पीएनटी कॉलोनी के सामुदायिक भवन स्थित मतदान केंद्र संख्या 8 में मतदान उन्होंने किया। मतदान करने के बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। बिहार में नगर निगम का चुनाव डायरेक्ट वोटिंग यानी कि प्रत्यक्ष वोटिंग के आधार पर हो रहा है। पटना की जनता अपने मत का प्रयोग कर रही है, हमने भी किया। जो भी विजय होंगे पटना की साफ सफाई में बेहतर काम करें। पटना बिहार की राजधानी है, इसको और सुंदर बनाने की जरूरत है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनको शर्म है मोदी जी से मिलने में। केरल के मुख्यमंत्री मिले, पंजाब के मुख्यमंत्री मिले, ममता बनर्जी मिली, आखिर नीतीश कुमार को मिलने में शर्म क्यों है? समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने निकाय चुनाव को लेकर कहा है कि चुनाव समय पर हो जाने चाहिए। चुनाव को लेकर जो फैसला सरकार को खुद करना चाहिए था, उसके लिए कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई? उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को अभी से डर लगने लगा है कि अगर चुनाव उनके खिलाफ गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी हार पक्की है। इलेक्शन कराए जाए। इलेक्शन के सामने उनका कराधार अभी बीजेपी का, और बीजेपी ने आरएसएस ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं ये इस वक्त खुलकर सामने आ जाएंगे। 24 अभी दूर है।
और ये बीजेपी चूंकि इस वक्त डर रही है इस बात से कि अगर रिजल्ट हमारे खिलाफ आ गया तो 24 हम 24 की हार डिक्लेयर हो जाएगी हमारी। तो इसलिए हम तो ये हमारी अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी तो राय यही है कि इसमें इलेक्शन करा देने चाहिए, ताकि अभी फैसला हो जाएगा सामने कि भाई अब जनता की इसमें क्या राय है। अब इसमें वोट शहर का भी होगा, देहात का भी होगा, इसमें सारा ही वोट इस्तेमाल होगा। तो सारे वोटों की इस वक्त राय आ जाएगी जो सन 24 में बहरहाल इलेक्शन का टाइम आ रहा है, उस वक्त तो राय देंगे। तो ये इस वक्त की हार जीत जो है वो बहुत काउंट करेगी उस बात को। सीबीआई के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके दो बहनों के खिलाफ एक बार फिर से जांच शुरू करने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि देख लीजिए ये लाभ हो रहा है, हम लोग साथ आ गए हैं इसलिए हो रहा है। आज मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने ये बात कही। दरअसल केंद्रीय एजेंसी पर भाजपा का विरोध करने वाली पार्टियां अक्सर आरोप लगाती रहती हैं कि ये केंद्र में शासन करने वाली भगवा पार्टी के हाथों में एक राजनीतिक उपकरण बन गई है। वहीं सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक ऐसे मामले की जांच फिर से शुरू कर दी है जिसे उसने पिछले साल बंद कर दिया था। कर लीजिए ना आप, यही अब समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। अब हम लोग फिर साथ आ गए इसलिए हो रहा है। कर लीजिए ना आप, यही अब समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। अब हम लोग फिर साथ आ गए इसलिए हो रहा है। कर लीजिए ना आप, यही अब समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। अब हम लोग फिर साथ आ गए इसलिए हो रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक महिला के साथ चलती कार में युवकों ने रेप किया। महिला नोएडा से एक टैक्सी से आगरा जा रही थी। साझा टैक्सी होने के चलते उसमें 3 युवक भी बैठे हुए थे। आरोप है कि युवकों ने चलती कार में ही महिला के साथ रेप किया और उसे एतमादपुर के पास छोड़ दिया। महिला ने आज इसकी शिकायत एतमादपुर थाने में की। महिला ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामले में आरोपी युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुबह एक महिला ने एतमादपुर थाने पर आके सूचना दी कि कल उसने नोएडा से वो चली थी, एक टैक्सी की थी जो शेयर टैक्सी थी, इको गाड़ी, और ये लगभग 8:30 बजे सेक्टर 37 से चलना बताया और वहाँ से वो टैक्सी फिरोज़ाबाद के लिए चली थी। इस महिला का कहना है कि उसमें से 3 जो लड़के थे बाद में उन्होंने इसके साथ यमुना एक्सप्रेसवे पे दुष्कर्म किया और उसके बाद उसको एतमादपुर के पास छोड़ दिया, जहां से उसको ऑटो करवा के फिरोजाबाद भेजा। महिला ने आके सुबह एतमादपुर थाने पे बताया और उसकी तहरीर पे मुकदमा कायम किया गया है। उसका मेडिकल करवाया जा रहा है और टोल पे जो सीसीटीवीज है उससे देख के उस इको गाड़ी को एप्रीहेंड कर लिया गया है और जो उसमें 3 लड़के थे उनको भी तीनों को पकड़ लिया गया है। यूपी के आगरा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि यहां पर निजी कंपनी का एक कर्मचारी 1,36,93,294 रुपए लेकर फरार हो गया। कर्मचारी को कैश बैंक में जमा करवाना था लेकिन वो रकम लेकर गायब हो गया। आरोपी विवेक ब्रिक्स इंडिया कंपनी में कर्मचारी था। कंपनी के ब्रांच मैनेजर शिशुपाल यादव ने कर्मचारी विवेक के खिलाफ थाना रकाबगंज में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने विवेक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उधर बुलंदशहर के शिकारपुर बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के एसडीओ के साथ धक्का मुक्की की और एसडीओ को धक्का मारते और गिरेबान पकड़कर खींचते हुए बाहर ले आए। पूरे हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि 2 दिन पहले बिजली की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने शिकारपुर बिजली घर पर प्रदर्शन किया था। आबाद यूपी के जौनपुर की, जहां पर बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में कई स्थानों पर अस्थायी और अस्थायी रैन बसेरा बनवाया है। बताया जा रहा है कि शहर के लगभग सभी रैन बसेरे सज धज के तैयार हो चुके हैं। शाहगंज नगरपालिका प्रशासन ने रोडवेज परिसर में बनाए गए 10 बेड का अस्थायी रैन बसेरा का इंडिया वॉइस ने पड़ताल की तो हकीकत सामने आ गई, जिसमें कोविड-19 से बचाव को लेकर कोई भी इंतजाम नहीं नजर आए। वहीं सर्द रातों में मुसाफिरों को ठंड से बचाने के लिए शासन के निर्देश पर जिले में 1 दर्जन से ज्यादा रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति खुले में ना सो पाए।
सारी व्यवस्था है, लेकिन सैनिटाइजर और मास्क की कोई व्यवस्था नहीं है और न अलाव के लिए लकड़ी ढंग से उपलब्ध है, जिससे यात्रीगण जो है आए और ठंडी से राहत उनको मिले। यही सब चीज़ों की कमी है। ये 10 बेडों का जो है व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ पे सैनिटाइजर, आज का जो कोरोना काल चल रहा है, ना सैनिटाइजर है ना वो मास्क है। अब बात हमीरपुर की, जहां पर सूफीगंज चौराहे पर दुकान में डकैती का मामला सामने आया है। बता दे रहे हैं कि मामले की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस चौकन्ना हो गई और डकैती करने वाले बदमाशों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने करीब 20 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे पूरा माल बरामद किया। हमीरपुर में थाना कोतवाली में आज प्रातः सुबह पुलिस के संज्ञान में एक ये घटना आई थी, जिसमें 5 अभियुक्तों द्वारा एक शराफत व्यापारी के यहाँ चोरी की गई थी शटर काट कर, और उक्त के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें 6 टीमें लगाकर सीसीटीवी फुटेज देखा गया और जो भी अन्य क्लूज थे वो सभी देखे गए। तो जिसमें शाम को पुलिस की जब चेकिंग चल रही थी, इस दौरान ये सूचना मिली कि ये चोर सिटी फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर छिपे हुए हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई और उसी दौरान इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है, जिसमें वे घायल हुए हैं। और इन अभियुक्तों के पास से घटना में जो भी माल चोरी हुआ था वो 100% माल भी बरामद हुआ है। उधर रायपुर में गोवा से लाए गए एमडी ड्रग्स मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने बेमेतरा जिले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शातिर तस्कर मोहम्मद आवेश से मिले लिंक के आधार पर एक कार्रवाई की है, जिसमें मनोज शुक्ला, नरेंद्र सिंह के कब्जे से पुलिस को 3 पैकेट ड्रग्स मिली है। आरोपी नरेंद्र सिंह ठाकुर बेमेतरा में सरकारी विभाग में कार्यरत है। बता दें कि इससे पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवतियों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि न्यू ईयर पार्टी के लिए गोवा और मुंबई से ड्रग्स लाकर छत्तीसगढ़ में ग्राहक की तलाश की जा रही थी। कार्रवाई की गई थी, इसमें 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई थी, 3 पुरुष और 2 महिला की। उनसे पूछताछ में उनको पुलिस रिमांड पर लिया गया था। उनसे पूछताछ से 2 अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिली। इसमें एक का नाम मनोज शुक्ला है, दूसरे का नाम नरेंद्र ठाकुर, जो दोनों ही बेमेतरा के रहने वाले हैं। तो इसमें नरेंद्र ठाकुर को जो है हिरासत में लेकर जब उसकी तलाशी ली गई तो उससे 3 पैकेट जो है MDMA ड्रग्स मिला है, जिसका वजन लगभग 0.9 ग्राम है और जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 12,000 रुपये है। और उससे पूछताछ पर जो एक अन्य व्यक्ति का नाम है नरेंद्र ठाकुर, उसकी भी अरेस्टिंग हुई है। इन दोनों ने पूछताछ में बताया कि इन लोगों ने 7 पैकेट MDMA ड्रग्स लिया था वो मरवाहा से, और इसमें से 4 पैकेट वो कंज्यूम कर लिए और 3 पैकेट उनसे बरामद करके दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बात कौशाम्बी की, जहां पर महिला कल्याण विभाग के जिला प्रोबेशन अधिकारी पर अपनी ही साथी महिला कर्मी से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि फाइल में कुछ गड़बड़ की पूछताछ के दौरान ये छेड़छाड़ की गई। छेड़छाड़ का अब वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। कौशाम्बी की ये घटना बताई जा रही है। रायबरेली के जिला जेल में तैनात जेल वार्डन की आपस में जमकर लड़ाई हुई। बात इतनी आगे बढ़ गई कि 5 जेल वार्डन ने मिलकर एक साथी को खूब पीटा, उस पर बेल्ट और जूते और बेंत बरसाए। घायल जेल वार्डन को उसके परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जेल वार्डन के बीच हुई मारपीट का किसी ने वीडियो भी बनाया है, जो अब वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस प्रशासन की किरकिरी हो रही है। वहीं पीड़ित मुकेश दुबे के लिखित आवेदन के आधार पर शहर कोतवाली में मारपीट करने वाले सिपाहियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। मारपीट करने वाले 5 जेल वार्डन को सस्पेंड किया गया है। उधर बरेली जिले में लगातार बढ़ती ठंड को लेकर इंडिया वॉइस ने प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया। जिले में 3 दिन से धूप नहीं निकली है, साथ ही कड़ाके की ठंड के बीच शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसमें बच्चे, जवान, बूढ़े सभी लोग घर के अंदर दुबके हुए हैं। उधर देखिए तापते हुए तस्वीरें, किस तरह से ठंड का कहर जारी है और हर कोई घर में ही रहने को मजबूर है। घना कोहरा छाया हुआ है, शीतलहर प्रचंड है और
ठंड के चलते रैन बसेरों में भारी तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। जो जिनके सर पर छत नहीं है वो रैन बसेरों का रुख कर रहे हैं। अच्छा, वो अंदर है बेड। सर जानना चाहेंगे, जैसे सर्द हवाएं चल रही हैं, काफ़ी शीतलहर चल रही है, ठंड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, आपके द्वारा नगर पंचायत के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था की गई है अलाव की? अलाव की व्यवस्था की गई है। लगभग 15 जगह इस समय अलाव चल रहे हैं और समय समय पर लकड़ियाँ वहाँ गिराई जा रही हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं लगातार। क्या कुछ व्यवस्था की जाती है आपके द्वारा अलाव के लिए? लकड़ी की व्यवस्था होती है, जो जगह निर्धारित किए गए हैं वहाँ पे। कैसी कैसी जगह चिन्हित की गई हैं? वही जहाँ सार्वजनिक चौराहे वगैरह हैं, पब्लिक प्लेस पे ही। फ़ोन तो आ रहे हैं, घर घर के लिए फ़ोन आ रहे हैं, साहब हमारे दरवाजे गिरा दो, हमारे दरवाजे गिरा दो, कितना कराएं? क्या बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति को रैन बसेरे की व्यवस्था? नहीं, अभी तो नहीं, व्यवस्था तो है रैन बसेरे की, लेकिन अभी कोई रुका नहीं। क्यों? अभी कोई रुका नहीं। अभी रैन बसेरे में कोई नहीं है? हाँ, लेकिन हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है, रैन बसेरा अभी चल रहा है। अपनी नगर पंचायत में जो एक गौशाला पड़ती है, काफ़ी बड़ी गौशाला है, उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है जानवरों के लिए, गौवंश के लिए? उनके जानवरों के लिए झूल की व्यवस्था है, बल्ब लगवा दिए हैं, 200 वाट के 50 बल्ब उनके ऊपर जल रहे हैं और अलाव भी जल रहे हैं वहाँ पे। ऐसी स्थिति तो नहीं है कि गौवंश के लिए कुछ ठंड उंड या कुछ? पूरे चारों तरफ से त्रिपाल से पूरा पैक करा दिया है। लगभग कितने जानवर हमारे अंदर में जा सकते? कितने जानवर गौवंशीय हैं? लगभग 125 के लगभग। ये खाने पीने की कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब व्यवस्थाएं मतलब है। अभी अपने यहाँ नगर रैन बसेरे में कोई अभी नहीं आया है? नहीं, अभी कोई रुका नहीं। आपका जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, शीतलहर जारी है। इसमें शासन की मंशा के अनुरूप प्रशासन के द्वारा सर्दी से बचने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। जैसे कि तहसील स्तर पर जितनी भी नगर पंचायतें हैं, रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरा सुचारू हो गए, चालू हो गए। अगर कोई रात में व्यक्ति बाहर घूमता हुआ पाया जाता है या बाहर सड़क के किनारे कोई मिलता है हमको, तो उसको हम रैन बसेरे में उसकी व्यवस्था कराते हैं। इसके अलावा तहसील को 1000 कंबल प्राप्त हुए हैं, जिसको लेखपालों के माध्यम से ज़रूरतमंदों को वितरण कराया गया है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति रात में कहीं बाहर मिलता है जिस पर कंबल नहीं है, तो हमारी टीमें रात में भी घूमती हैं, जिससे कि उन्हें कंबल मुहैया कराया जा सके। इधर बदायूं के दबतोरी चौकी प्रकरण में लापरवाही और अपराधियों पर खासकर चोरियों पर अंकुश न लग पाने को लेकर बिसौली इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह को कप्तान ने निलंबित कर दिया है। एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने कोतवाल विजेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। कप्तान की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है। दबतोरी चौकी के गांव लक्ष्मीपुर में 2 दिन पहले पुलिस पर भैंस चोरी के आरोपी को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा था और इस मामले में कप्तान ने चौकी इंचार्ज वारिस खान और 2 सिपाहियों को निलंबित किया। इस मामले में एसएसपी ने जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाकर कोतवाल बिसौली विजेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया। यूपी के रायबरेली में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने वाली एक तस्वीर सामने आई है। रायबरेली में देर शाम एक महिला अपने पति को हाथ रिक्शा से पैदल लेकर जिला अस्पताल पहुंची। महिला से पूछा गया कि उसे एम्बुलेंस नहीं मिली, तो उसने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं। महिला का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के अनुसार देश के अस्पतालों में कोविड की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल होना था। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर में बस्ती मंडल के एडी हेल्थ डॉक्टर नीरज पांडे ने जिला चिकित्सालय के कोविड संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। एडी हेल्थ डॉक्टर नीरज पांडे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सिद्धार्थनगर जिले में कोविड को लेकर तैयारियां करीब पूरी हैं। कुछ कमियां जो मिली हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूरे भारतवर्ष में एक साथ सारे कोविड सेंटरों का मॉक ड्रिल कराया जा रहा है और उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया और यहाँ की तैयारियों का जायजा लिया। यहाँ पूरे जनपद सिद्धार्थनगर की अगर बात करें तो हमारे यहाँ 340 बेड हैं और इसके अलावा यहाँ ऑक्सीजन प्लांट हैं, 7 हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, बाकी 3 पेरीफेरी में है। हमारी तैयारी अपने स्तर से चल रही है। आज मॉक ड्रिल में थोड़े बहुत कुछ कमियां नज़र आई जिसको कि दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं और हम लोग इसको शीघ्र ही दूर कर लेंगे। बात कन्नौज की, जहां ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ठंड में ठिठुरते लोगों का हाल जानने के लिए एसडीएम ने नगर में जल रहे अलाव और रैन बसेरों का हाल जाना।
रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और समेत तमाम इंतजामों पर संतुष्टि एसडीएम ने जताई। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।